मॉर्निंग स्टूडेंट। टर्म्स ऑफ ट्रेड में फर्स्ट पार्ट में हमने डेफिनेशन और उसका एक पार्ट टाइप्स का देखा था। सेकंड वीडियो टर्म्स ऑफ ट्रेड का सेकंड पार्ट में हमने जो रिमेनिंग टाइप्स थे उनके बारे में था। आज लास्ट टॉपिक है हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड यानी व्यापार की शर्त का पार्ट 3 में फैक्टर अफेक्टिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड यानी कि व्यापार की शर्तों को प्रभावित करने वाले तत्व। देखिए फर्स्ट है चेंज इन द डिमांड फॉर गुड्स यानी कि वस्तुओं की मांग में परिवर्तन। आप जानते होंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड में जब भी कोई प्राइस है वो डिसाइड की जाएगी तो वो किस पे बेस पे डिपेंड होती है, डिमांड एंड सप्लाई पे। ये कह रहे हैं कि मांग, जो भी वस्तु की मांग की जा रही है अगर उसमें चेंजेस हो गया तो आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट होता है। कैसे? देखिए चेंज go on taking place continuously in the nature and types of imported and exported commodities due to continuing changing in income, taste, nature, habit, fashion of the consumer demanding these commodities। आप जानते हैं कि समय समय पर जो है वो परिवर्तन होते रहते हैं किसकी, जो मांग की जाने वाली वस्तु पे। जो भी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं वो कमोडिटीज़ में क्या होगा, उसके कुछ ना कुछ चेंजेस आता रहता है। ऐसा नहीं कि आज हमने 10 यूनिट का एक्सपोर्ट किया है तो वो हमेशा 10 यूनिट ही रहेगा, वो चेंज हो सकता है। वो चेंज किस बेस पे होता है, वो है आपका इनकम। आपका इनकम कैसा है, ज़्यादा या कम है, उस पर डिपेंड करेगा। आपका टेस्ट अगर चेंज हो गया है तो आप उस चीज़ को नहीं खरीदेंगे। नेचर यानी आपका जो है बिहेवियर, या कह सकते हैं इसमें बिहेवियर भी इम्पॉर्टेंट रहता है। हैबिट्स, आपकी वो आदत है, पहले आदत थी अब नहीं है तो आप उस चीज़ को नहीं परचेज़ करेंगे। फैशन क्या चल रहा है, तो ये कोई भी ये जो फैक्टर है इस पे कंज्यूमर की डिमांड जो है वो डिपेंड रहती है। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी हम कह सकते हैं मांग की लोच। यानी किस पे डिपेंड करता है, मेन किस पे डिपेंड करता है, आपका इलास्टिसिटी पे। क्या होता है इलास्टिसिटी में, देखिए इलास्टिसिटी में क्या हो सकता है कि आप जानते हैं कि जो भी इलास्टिसिटी बनाई जाएगी, यानी हम कह सकते हैं यहाँ देखिए अगर हम बात करें किसी भी इलास्टिसिटी की वस्तु की, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट में आपको क्या कह रहा है कि भाई कोई भी पर्सन है उसकी जो टेस्ट है, हैबिट है, उसमें तो चेंज होता ही है। लेकिन एक चीज़ किस पे होता है, इलास्टिसिटी पे, कि आपकी इलास्टिसिटी किस तरह की है। इसके देखिए दो व्यू हैं, एक होता है इम्पोर्ट, ठीक है, एक हम बात समझ रहे हैं फेवरेबल से और दूसरा बात समझ रहे हैं हम अनफेवरेबल से, ठीक है। तो देखिए फेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन में जो भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं, जो भी आप अपने देश में मंगा रहे हैं, उसकी मांग कैसी रहेगी, इलास्टिसिटी यानी चेंजेस होगा। और जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं यानी जिसका आप निर्यात कर रहे हैं, उसकी डिमांड कैसी रहेगी, इन इलास्टिसिटी वाली। यानी कि जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, जो आप अपने देश में मंगा रहे हैं, उसकी जो डिमांड है वो है इलास्टिसिटी, यानी हम कह सकते हैं लोच से परिवर्तन होगा, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। लेकिन अब जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, जिसे हम क्या कहते हैं, बेलोचदार। तो ये जो कंडीशन अगर किसी देश में हो रही है तो वो उस देश के लिए फेवरेबल कंडीशन होगी, क्योंकि जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस यूनिट्स में ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहा है, आपके जो प्रोडक्शन हो रहा है वो एक्सपोर्ट होगा ही, क्योंकि डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, क्योंकि डिमांड हमारी बेलोचदार है। लेकिन अनफेवरेबल किस देश के लिए हो सकता है, जहां इसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा, जहां इंपोर्ट तो आपका है इन इलास्टिसिटी और जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो है आपका इलास्टिसिटी वाला, यानी उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आएंगे ही। तो ये जो कंडीशन रहेगी इसके बिल्कुल ऑपोजिट, फेवरेबल वाले की बिल्कुल ऑपोजिट रहेगी। वो कंडीशन अगर किसी देश में है तो वो उसके लिए अनफेवरेबल रहेगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो चेंज इन द डिमांड ऑफ गुड्स जो डिपेंड करती है वो इन फैक्टर पे तो डिपेंड करती है। कौन कौन सा, फैशन, आपका इनकम, नेचर, हैबिट, ठीक है, इस पे डिपेंड करती है। साथ ही साथ किस पे चेंज करेगी, वो किस पे डिपेंड करेगी, वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझ में आ गया? आप इस पॉइंट को भी बता सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो किस तरह से फेवरेबल रहेगी और किस तरह से अनफेवरेबल रहेगी, उसके डिपेंड पे। आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है, सिर्फ एक चीज़ याद रख लीजिए, फेवरेबल में जहाँ इंपोर्ट जो है वो कैसा रह रहा है, इंपोर्ट जो रह रहा है वो ई रह रहा है, यानी इलास्टिसिटी वाला रह रहा है, और जो एक्सपोर्ट है वो आपका रह रहा है आई वाला, यानी इन इलास्टिसिटी वाला।
क्लियर है आपको? इंपोर्ट में ई याद रखना है और जो एक्सपोर्ट का जो ई है उसकी जगह आपको आई एन लगाना है, यानी इनइलास्टिसिटी। तो ये कंडीशन जब रहेगी तो वो उस देश के लिए फेवरेबल रहेगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट है लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि आपके आर्थिक विकास का स्तर कैसा है। इफ़ द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री इज़ लो एंड बैकवर्ड द टर्म्स ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल। अगर आपके देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास है वो आपके देश का क्या हो रहा है, बहुत धीमे गति से लो हो रहा है और बैकवर्ड यानी बहुत पिछड़ा हुआ है, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड जाहिर है कि वो टर्म्स ऑफ ट्रेड कैसी रहेगी, हमारे लिए अनफेवरेबल रहेगी। इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, इन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री इज़ हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट इट्स अ प्रेजेंट द फेवरेबल ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड। यानी कि अगर किसी देश का आर्थिक विकास बहुत हाई लेवल का है, उच्च स्तर का है विकास, तो वो उस देश को क्या प्रेजेंट करेगा, उस देश का टर्म्स ऑफ ट्रेड को क्या प्रेजेंट करेगा, फेवरेबल प्रेजेंट करेगा, यानी अनुकूल करेगा। तो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम फेवरेबल अनफेवरेबल क्या बताएंगे, जहाँ बैकवर्ड और लो है तो वहाँ पे अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड, और जहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, हाई लेवल का डेवलपमेंट है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो वो देश के लिए क्या होगा, फेवरेबल होगा। मोस्टली ऐसा माना गया है कि जो टर्म्स ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल होता है वो बैकवर्ड एरिया के लिए होता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं विकासशील देश, डेवलपिंग कंट्रीज़ का। और यहाँ जहाँ फेवरेबल कंडीशन बताई जा रही है वो होती है डेवलप्ड कंट्री का, यानी विकसित देश का। तो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हमने 2 वे से बताया, एक बैकवर्ड से और एक बहुत हाई लेवल के डेवलपमेंट से। क्लियर है आपको? तो हम बता सकते हैं कि जैसे जैसे कि अगर टर्म्स ऑफ ट्रेड में अगर आपको सुधार करना है, आप चाहते हैं कि नहीं हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड अच्छा बन जाए, फेवरेबल बन जाए, तो आपको न्यू टेक्निक्स यानी अच्छी जो तकनीक होती है उसका यूज़ करना पड़ेगा। अपने यहाँ का स्किल लेवल यानी कौशल को बढ़ाना होगा कि कैसे हम और से अच्छे फंक्शन कंप्लीट कर सके। थर्ड है हमारा प्रोटेक्शन पॉलिसी, जिसे कहते हैं संरक्षण नीति। नाम से ही पता चल रहा है कि हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। किसको प्रोटेक्ट करेंगे हम यहाँ पे, जब इंटरनेशनल की बात करें तो हम अपने प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने डोमेस्टिक एरिया की इंडस्ट्रीज़ को, यानी कि घरेलू क्षेत्र में जो उद्योग होते हैं उनको प्रोटेक्शन करने की बात कर रहे हैं। वेरियस कंट्री लेवली हम कह सकते हैं कि जो बहुत सारी कंट्रीज़ होती हैं, इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन द इम्पोर्ट। देखिए क्या करते हैं कि आयात पे बहुत ज़्यादा क्या लगा देते हैं, हम आयात प्रशुल्क लगा देते हैं। To reduce their size, import in the country are discouraged by leveling by high import duty and export to this country from other country are reduced। देखिए सिंपल सी बात है कि हम अपने देश में अगर फेवरेबल कंडीशन लाना चाहते हैं, अगर आप अपने देश में एफ लाना चाहते हैं यानी अनुकूल लाना चाहते हैं अपने व्यापार की शर्त को, तो आप क्या करेंगे, आप अपने जो भी देश में आयात होता है, जो भी आप इंपोर्ट कर रहे हो उस पर क्या लगा दोगे, इंपोर्ट ड्यूटी लगा दोगे, यानी क्या करोगे, आयात प्रशुल्क लगा दोगे या आयात शुल्क लगा दोगे। जिससे क्या होगा कि हमारे यहाँ पे जो इंपोर्ट होगा वो कॉस्टली हो जाएगा, तो हम इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों इंपोर्ट हमारा कॉस्टली हुआ, क्योंकि हमने किसका सपोर्ट लिया, इंपोर्ट ड्यूटी का। तो हमारे यहाँ पे इंपोर्ट क्या हुआ, कॉस्टली हो गए, तो हम इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमारे यहाँ पे जो इंपोर्ट रहेगा वो डिस्करेज, यानी उसकी जो कह सकते हैं डिमांड है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। ठीक है, और वो हाई इंपोर्ट ड्यूटीज़ की वजह से होता है। ये जो इंपोर्ट की डिमांड कम हुई उसका वजह क्या रहता है, हाई इंपोर्ट ड्यूटी, यानी कि जो आप इंपोर्ट कर रहे थे पहले 10 रुपये में, अब इंपोर्ट ड्यूटी लगने पर वो चीज़ आपको 15 रुपये में मिलेगी। तो कुछ कस्टमर क्या होंगे, जो 10 से 15 होने पर कुछ कस्टमर उसकी डिमांड नहीं करेंगे, राइट। तो इससे क्या होगा, अदर कंट्री जो हमारे देश में एक्सपोर्ट करना चाहती थी, हमारे देश में एक्सपोर्ट करना चाहती थी, वो अब नहीं कर पाएगी। तो प्रोटेक्शन पॉलिसी इज़ फॉलोड नॉट ओनली फॉर इम्प्रूविंग टर्म्स ऑफ ट्रेड बट ऑल्सो टू सेव द डोमेस्टिक इंडस्ट्री ऑफ द कंसर्न्ड कंट्री फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन। देखिए प्रोटेक्शन पॉलिसी को सिर्फ हम इसलिए नहीं फॉलो करते हैं कि हमारे यहाँ का इम्पोर्ट कम हो जाए, हम प्रोटेक्शन पॉलिसी को इसीलिए भी अपनाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ की जो घरेलू उद्योग हैं उनको बचाया जा सकता है। किससे, फॉरेन कंपटीशन, या हम विदेशी प्रतियोगिता, या हम बात कर सकते हैं मल्टीनेशनल कंपनी से। अब देखिए अगर आपने इंपोर्ट किया
गुड्स को, तो आपके देश में क्या होगा, इंपोर्ट गुड्स बढ़ने लग गया, तो डोमेस्टिक एरिया का जो प्रोडक्ट है क्या वो हमारे देश के वो उसको परचेज़ करेंगे, डोमेस्टिक इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को नहीं करेंगे। वो किसको परचेज़ करेंगे, जो इंपोर्ट हुआ है, जो विदेश से माल आया है उसको परचेज़ करेंगे। तो हम इंपोर्ट पे ड्यूटी क्यों लगाते हैं, हम इंपोर्ट पे ड्यूटी इसलिए लगाते हैं ताकि इंपोर्ट रिड्यूस हो जाए। इंपोर्ट रिड्यूस होने का एक बेनिफिट ये रहेगा कि जो भी घरेलू उद्योग रहेंगे या डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ रहेगी उनके लिए बेटर है। क्यों बेटर है, क्योंकि एक तो उनका जो भी प्रोडक्शन होगा वो आराम से सेल हो जाएगा उसके डोमेस्टिक एरिया में। दूसरा, हमें फॉरेन कंपटीशन लेने से की वजह से हमें बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कंपटीशन के लिए एडवर्टाइजमेंट का या गिफ्ट पेपर का या पैकेजिंग पे, लेबलिंग पे, इन पे खर्चा करना पड़ता है, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि हमें मल्टीनेशनल कंपनी से फाइट करना है, तो हम इन सारे एक्सपेंडिचर से भी बच सकते हैं, राइट। तो आपको समझ में हो गया कि प्रोटेक्शन पॉलिसी के 2 टाइप्स में हमने क्या पढ़ा कि आपकी इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया जाता है। इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाने से आपका जो भी इंपोर्ट रहता है वो रिड्यूस हो जाता है। क्यों रिड्यूस होगा, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी लगने पर कमोडिटीज़ के प्राइस बढ़ जाते हैं, तो आपका देश वो नहीं मंगाएगा। दूसरा, हम चाहते हैं कि हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल रहे, तो हम अपने डोमेस्टिक एरिया की इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे तो हमारा देश का माल हमारे देश में आराम से बिक पाएगा, राइट। ये 3 पॉइंट्स हमने अभी देखे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ऑफ द कंट्री, यानी कि आपके देश का राजनीतिक परिवेश कैसा है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ऑफ कंट्री हैज़ टू वाइल्ड डीप इफेक्ट ऑन द टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ दैट कंट्री, यानी कि जो पॉलिटिकल रहता है, राजनीतिक कह सकते हैं कि वातावरण रहता है, उसका व्यापार पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं, या बहुत कह सकते हैं बहुत गहरा इफ़ेक्ट डालता है टर्म्स ऑफ ट्रेड पे, राइट। आगे क्या कह रहा है ये, इफ़ द कंट्री हैज़ पॉलिटिकल पीस एंड इन्वायरमेंट ऑफ सेफ्टी द ट्रेड विल बी ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड बीइंग फेवरेबल ऑफ दैट कंट्री। अगर आपके देश का पॉलिटिकल जो इन्वायरमेंट है वो पीस, शांतिपूर्वक है, आपका वातावरण सुरक्षित वातावरण है, ज़्यादा आपके राजनीतिक जो इन्वायरमेंट है उसमें फ्लक्चुएशन यानी उतार चढ़ाव नहीं आ रहा है, तो वहाँ टर्म्स ऑफ ट्रेड हमेशा फेवरेबल रहेगा उस देश के लिए। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में क्या पॉइंट याद रखना है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का जो की वर्ड है वो है कि आपका पॉलिटिकल सिस्टम में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आना, यानी कि पॉलिटिकल में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आना। यानी आपके राजनीतिक में क्या होना चाहिए, आपके राजनीतिक में शांति रहनी चाहिए, इन्वायरमेंट आपका सेफ्टी रहना चाहिए, जिससे आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या हो जाएगा, फेवरेबल हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। 5th पॉइंट है हमारा चेंज इन द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, एक्सटर्नल मनी का मतलब क्या हो गया, आपका जो बाहरी मूल्य में जो परिवर्तन होता है मुद्रा के, या हम कह सकते हैं कि मुद्रा के बाह्य मूल्य में परिवर्तन। The change is taking place in the external value of money or in foreign exchange rate also effect of terms of trade, यानी कि जो बाहर के कह सकते हैं करेंसी का या मुद्रा के बाह्य मूल्य, विदेशी विनिमय दर में होने वाले परिवर्तन भी व्यापार की शर्त को इफेक्ट डालते हैं, यानी जो एक्सचेंज रेट रहती हैं वो भी विनिमय दर जो टर्म्स ऑफ ट्रेड पे इफेक्ट डालेगी। एक्सचेंज रेट का मीनिंग हो गया कि आप अपने डोमेस्टिक एरिया की करेंसी को छोड़कर, यानी घरेलू मुद्रा को छोड़कर आप अपनी करेंसी को दूसरे देश की करेंसी से कन्वर्ट करते हैं, यानी चेंज करते हैं। जैसे कि डॉलर से आपने किससे किया, रुपए से, तो वो क्या हो गई एक्सचेंज रेट, किस पे कर रहे हो, किस रेट पे कर रहे हो, तो वो होगी। डोमेस्टिक करेंसी का डोमेस्टिक एरिया में ही आप चेंज कर रहे हो, पंजाब का राजस्थान से कंपैरिजन करोगे करेंसी का तो वो नहीं होगा, क्योंकि इंडिया की करेंसी क्या है, रुपए है। ये एक्सचेंज रेट वर्ड कहाँ यूज़ किया जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड में, जहाँ हम विदेशी व्यापार की बात कर रहे हैं, राइट। तो हम कह सकते हैं एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी में बी चेंज इनटू 2 वेज, यानी जो बाह्य मूल्य रहता है मुद्रा का वो 2 तरीके से चेंज होता है। एक होता है डीवैल्यूशन, एक होता है रीवैल्यूशन। डीवैल्यूशन का मतलब होता है अवमूल्यन। डीवैल्यूशन का मतलब क्या होता है, अवमूल्यन, यानी कि हम खुद अपनी करेंसी को क्या करते हैं, डाउन कर देते हैं, करेंसी का मूल्य गिरा देते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे लोगों का ऐसा मानना है
कि जब भी डिवैल्यूएशन होता है, यानी हम कह सकते हैं कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसा मानते हैं कि जब भी व्यापार की शर्त को फेवरेबल यानी टर्म्स ऑफ ट्रेड को फेवरेबल बनाने के लिए हम डिवैल्यूएशन का सपोर्ट लेते हैं। डिवैल्यूएशन के सपोर्ट से क्या होगा कि हमारा जो कह सकते हैं कि हमारा जो इम्पोर्ट है, डिवैल्यूएशन से क्या होता है, इम्पोर्ट क्या होगा, कॉस्टली हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जो आपका एक्सपोर्ट होगा उसका डाउन हो जाएगी वैल्यू। तो इंपोर्ट तो आपके लिए महंगा होगा, यानी आप अपने देश में कम मंगाओगे माल को, गुड्स को कम मंगाओगे, लेकिन आप एक्सपोर्ट का प्राइस कम हो गया, यानी जो आप विदेशों में जो चीज़ बेचने वाले थे उसका प्राइस कम है। तो सिंपल सी बात है कि जब विदेश में प्राइस कम हुआ तो और ऑर्डर आएंगे हमारे पास, हमारे उस कमोडिटीज़ की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि प्राइस कम हुए तो और जो कंट्रीज़ थे जिन्हें ये पता चला कि यहाँ कमोडिटीज़ का प्राइस कम हुआ तो वो भी हमें ऑर्डर देंगे। तो इससे हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो जाएगा और इंपोर्ट डिक्रीज़ हो जाएगा। एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करने के लिए डिवैल्यूएशन का सपोर्ट लिया जाता है। इसके लिए श्रीमती रॉबिन्सन का भी यही एक व्यू था कि जब भी अवमूल्यन होता है, देश अपने जो एक्सपोर्ट करता है उसमें स्पेशलाइज्ड यानी उसमें विशिष्टीकरण प्राप्त कर लेता है, जिससे क्या होता है, व्यापार की शर्त अनुकूल हो जाती है। मिस श्रीमती रॉबिन्सन ये बताना चाहती थी कि जब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो हम उसमें क्या हो जाएंगे, हम बहुत ज़्यादा उसमें ऐसी टेक्निक सीख लेंगे जो हमें पहले पता नहीं थी, और हमारे एक्सपोर्ट में इम्प्रूवमेंट होगा, और हम एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, फॉरेन करेंसी का जो फ्लो है वो आपकी कंट्री में आने लग जाएगा। तो आई होप डिवैल्यूएशन का मीनिंग आपको पता चला होगा डिवैल्यूएशन का, बट ये कुछ कंडीशन में ही फेवरेबल रहता है, लेकिन कुछ ज़्यादा अगर हम डिवैल्यूएशन करते हैं तो वो हमारी कंट्री के लिए हार्मफुल भी रहेगा। रिवैल्यूएशन का मतलब होता है कि आप अपने करेंसी में क्या कर रहे हैं, सुधार करने की करते हैं, लेकिन बहुत सी कंट्री इसको नहीं फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा टर्म्स ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल होने लग जाता है। रिवैल्यूएशन का मतलब हो गया पुनः मूल्यन करना। जैसे आप अपनी करेंसी को क्या कर रहे हैं, न्यू इशू कर रहे हैं, तो आपके लिए दिक्कत आ जाएगी। आप बार बार अगर ऐसा करेंगे तो आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल कंडीशन में चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट। ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट का मतलब क्या हो गया, भुगतान का हस्तांतरण, क्योंकि आप पेमेंट किस टाइप से कर रहे हैं। बिसाइड द रिक्वायरमेंट ऑफ पेमेंट ऑर्गेनाइजेशन बाय इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ कमोडिटीज़ इन द कंट्री। देखिए मुख्यतः हम अपना पेमेंट कब ट्रांसफ़र करते हैं, जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। सिंपल सी बात है कि जब आप कुछ इंपोर्ट कर रहे हो आपकी कंट्री में तो आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको कुछ करेंसी या आपको कुछ पेमेंट मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट एक तो होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, लेकिन कुछ ऐसे भी फैक्टर होते हैं जिसके लिए हमें ट्रांसफ़र करना होता है पेमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल पेमेंट ऑफ लोन, अगर आपने किसी वर्ल्ड बैंक से या IMF से लोन लिया है या किसी कंट्री से आपने लोन लिया है तो आपको पेमेंट करना होगा, तो वो भी पेमेंट सिस्टम रहेगा। इंटरेस्ट पेमेंट, आपने इंटरेस्ट पे किया करेंगे, आप जो लोन लेंगे उस पर डिविडेंड देंगे, यानी कि किसी ने आपके कंट्री के शेयर परचेज़ किए हैं तो आप उसको बदले में क्या देंगे, डिविडेंड पे करेंगे। वार कंपनसेशन का मतलब होगा युद्ध क्षतिपूर्ति, अगर कोई युद्ध में क्षतिपूर्ति होती है उसका पेमेंट करने के लिए। कुछ आपके यहाँ पे कोई जैसे कि बाहर का कोई प्रेसिडेंट वगैरह आते हैं तो आप उसे गिफ्ट भी देते हैं तो भी पेमेंट आपका दिया जाएगा। मूवमेंट ऑफ मैन पावर इन रिटर्न ऑफ सर्विसेज, यानी आप जानते हैं कि ये जो जितने भी तत्व आपको बताएं, फैक्टर बताए हैं, जनशक्ति के आवागमन, यानी कि आप देखते हैं कि आपके देश में जो टूरिज़म्स आते हैं, यानी कि आप जब हम अगर USA जाएंगे तो हमें वहाँ जाने के लिए हमें डॉलर का नीड रहेगा। अगर USA का कोई पर्सन इंडिया में आएगा तो उसे रुपीज़ चाहिएगा। तो यानी कहने का मतलब है पेमेंट के इतने सारे फैक्टर भी हैं कि हम सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात नहीं कर रहे, ये अदर फैक्टर भी है जिसके लिए हमें पेमेंट करना होता है, राइट। तो ये जो पेमेंट आप करते हैं वो हम इसलिए बात कर रहे हैं यहाँ टर्म्स ऑफ ट्रेड की, क्योंकि ये सारे पेमेंट कहाँ हमें होते हैं, BOP में, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट में। बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि भुगतान संतुलन, यानी कि हम कह सकते हैं कि जिस तरह से आप अपने अकाउंट्स में बैलेंस शीट देखकर उस बैलेंस शीट के बेस पे बता सकते हैं कि फर्म प्रॉफिट में या लॉस में, उसी तरह से किसी भी देश की इकोनॉमिक चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सपोर्ट लेते हैं BOP का। BOP का मतलब होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान संतुलन। ये सारे जितने भी हमने बात की, ये ट्रांजैक्शन जितने भी होते हैं, जो भी पेमेंट होता है, इसको हम दिखाते कहाँ पे, BOP में, राइट। अगर आपके देश में रिसिप्ट यानी कि आपको मिला ज़्यादा है, प्राप्तियाँ ज़्यादा है,
और आपका पेमेंट है वो आपने कम किया, पेमेंट कम है, रिसिप्ट ज़्यादा है, तो इट्स ए फेवरेबल ऑफ BOP, राइट, कि आपको बहुत ज़्यादा मिला है, प्राप्तियाँ ज़्यादा है, भुगतान आपके कम है, आपने पेमेंट कम किया है, तो BOP आपका फेवरेबल रहेगा, और BOP फेवरेबल है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड आपका फेवरेबल रहेगा। ठीक है, ये आपके 6 पॉइंट थे। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा रहेगा वो रहेगा कैपिटल मूवमेंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है? 7 कैपिटल मूवमेंट का। कैपिटल मूवमेंट का मतलब हो गया कि आपकी पूंजी का आगमन, यानी कि पूंजी में जो चेंजेस आता है वो आता है इनफ्लो और आउटफ्लो। इनफ्लो का मतलब होता है कि हमारे देश में पूंजी कैपिटल आ रही है, और आउटफ्लो का मतलब हो गया हमारे यहाँ से कैपिटल जा रही है। इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैपिटल ऑल्सो हैज़ इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन TOT, यानी कि जो आपके देश में पूंजी का आगमन है और या बहिर्गमन है उसका भी अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ता है किस पे? व्यापार की शर्त पे, टर्म्स ऑफ ट्रेड पे। नेट इनफ्लो ऑफ कैपिटल इन any country provide strength of economic development due to increase in investment. As a result terms of trade will tend of improve, यानी कि अगर आपके देश में जो है आपका इनफ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है? कैपिटल का इनफ्लो, पूंजी का आगमन हो रहा है, तो ये क्या करेगा? आपके आर्थिक विकास में एक शक्ति प्रदान करेगा, स्ट्रेंथ देगा कि आप और नई नई इंडस्ट्री ओपन करो, आप नया नया डेवलपमेंट करें, क्योंकि आपके देश में फॉरेन करेंसी आ रही है। ड्यू टू इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट, और जब हमारे देश में फॉरेन करेंसी आएगी तो हम इसका इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकते हैं? बाहर भी कर सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री, यानी आउट ऑफ इंडिया भी हम इसका क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे क्या रिजल्ट रहेगा? इससे टर्म्स ऑफ ट्रेड भी क्या रहेगा? सुधार होगा और इम्प्रूवमेंट होगा और फेवरेबल में जा सकता है। तो कैपिटल मैनेजमेंट में क्या इंपॉर्टेंट है? फेवरेबल के लिए आपके देश में क्या होना चाहिए? इनफ्लो होना चाहिए कैपिटल का। आउटफ्लो ज़्यादा हो गया अगर आपके देश में, तो ये आपके लिए, कंट्री के लिए अनफेवरेबल रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, यानी आर्थिक उतार चढ़ाव। इफ द इकोनॉमिक ऑफ एनी कंट्री इज इन द ग्रिप ऑफ डिप्रेशन, पॉसिबिलिटी इज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन इट्स टर्म्स ऑफ ट्रेड, यानी कि देखिए इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन का मतलब हो गया, या इसे हम कहें कह सकते हैं ट्रेड सर्कल, यानी व्यापार चक्र। आप जानते हैं कि ट्रेड सर्कल में बहुत से टाइम पीरियड्स होते हैं। बूम पीरियड होता है, बॉटम पीरियड होता है, जिसमें आप इन्फ्लेक्शन हो सकता है, डिफ्लेक्शन हो सकता है, राइट। अगर आपके देश में, यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था में मंदी के जाल में बची, मंदी का मतलब जानते हैं आप किसमें? डिप्रेशन का मतलब क्या हो गया? मंदी। मंदी का मतलब है आपके देश में जो है वो कोई भी डिमांड नहीं बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रही है, सिर्फ ये हो रहा है। तो जिससे क्या होगा कि आपके देश में अगर डिप्रेशन का टाइम पीरियड चल रहा है तो वो क्या रहेगा? अगर देश में मंदी का समय चलता है, डिप्रेशन बाय टाइम पीरियड चलता है, तो वो टर्म्स ऑफ ट्रेड को सुधार कर सकता है। कैसे? बिकॉज ड्यूरिंग डिप्रेशन इम्पोर्ट रेट टू रिड्यूस, क्योंकि जब डिप्रेशन हमारे देश में जब मंदी होती है तब हम इंपोर्ट नहीं करते, कम हो जाते हैं हमारे यहाँ के इंपोर्ट। ध्यान रखिएगा कि डिप्रेशन में क्या होगा? हमारे इंपोर्ट कम हो जाएंगे, और कम होने पर एक्सपोर्ट रहेगा, एक्सपोर्ट रेट टू इंक्रीज, एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारे देश में मंदी होगी तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, प्राइस डाउन होगी तो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो पाएगा। तो जब डिप्रेशन रहता है तो वो हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड को इम्प्रूवमेंट करने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। ड्यू टू कंटिन्यूस डिक्लाइन इन द प्राइस, क्योंकि क्यों होता है ये फेवरेबल? क्योंकि जो प्राइस है वो डिप्रेशन में, यानी मंदी में क्या होता है? कोई भी डिमांड नहीं करेगा, तो सप्लाई बढ़ जाएगी, तो प्राइस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। जब प्राइस डाउन होगी तो हमारा एक्सपोर्ट क्या होगा? बढ़ेगा। और अगर ये कंटिन्यू रहता है, एक्चुअली द एक्सटेंट ऑफ फेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड ऑफ एक्सपोर्ट। देखिए वैसे तो हम कहते हैं कि भाई हमारी जो वास्तव में व्यापार की शर्त अनुकूलता क्या करती है, या फेवरेबल लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? निर्यात की मांग की लोच की प्रकृति पर निर्भर करती है। वैसे तो किस पे डिपेंड करेगी? हमारी जो डिमांड रहती है, हमने फर्स्ट पॉइंट जो अभी स्टडी किया था कि डिमांड कैसी रहनी चाहिए, जिसमें हमने कहा था कि जो आपका इंपोर्ट है वो कैसा रहना चाहिए? इंपोर्ट कैसा रहना चाहिए? फेवरेबल के इलास्टिसिटी, और एक्सपोर्ट कैसा रहना चाहिए? इन इलास्टिसिटी। तो ये हमारे देश के लिए क्या होता? फेवरेबल, यानी क्या जो आपका एक्सपोर्ट हमने किया था वो आपका कैसा है? इन इलास्टिसिटी वाला। तो कहने का मतलब है आर्थिक उतार चढ़ाव को अगर मैं यहाँ पे ट्रेड सर्कल नाम से प्रेजेंट करूँ तो भी व्यापार चक्र, तो भी इस पॉइंट को हम ट्रेड सर्कल नाम से भी जान सकते हैं, ट्रेड सर्कल के नाम से भी जान सकते हैं, यानी व्यापार
चक्र, क्योंकि ये जो कंडीशन आती है व्यापार चक्र में आती है डिप्रेशन। तो फेवरेबल कंडीशन टर्म्स ऑफ ट्रेड को इम्प्रूवमेंट करने के लिए कौन सा टाइम पीरियड बेटर रहेगा? डिप्रेशन का, मंदी का समय, क्योंकि मंदी में क्या होगा, आपका डिप्रेशन टाइम पीरियड चल रहा है या हम कह सकते हैं मंदी चल रही है, तो मंदी में क्या होगा, सिंपल सी बात है, प्राइस क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। प्राइस डाउन हुई तो आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा। एक्सपोर्ट क्यों बढ़ेगा? क्योंकि प्राइस डाउन है, ऑर्डर आएंगे बहुत सारे, तो आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और एक्सपोर्ट बढ़ने पर हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल हो जाएगा, राइट। लास्ट पॉइंट है इकोनॉमिक एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आर्थिक और जो आपके व्यावसायिक संगठन है उसका। Many a times some nation combine together and form organization to safeguard their collective economic and business interest। देखिए कई बार कुछ राष्ट्रीय अपने सामूहिक आर्थिक व्यापारिक हितों के लिए या अपनी रक्षा करने के लिए आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, अपने मेंबर को सपोर्ट करते हैं, जैसे नाफ्टा हो गया, आसियान हो गया, तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन बना दिए जाते हैं। टर्म्स ऑफ ट्रेड को जो है वो इफ़ेक्ट आपका आईएमएफ की पॉलिसी, वर्ल्ड बैंक का जो पॉलिसी रहेगा, वर्ल्ड बैंक की जो पॉलिसी रहेगी, इनकी जो पॉलिसीज़ होती है वो भी टर्म्स ऑफ ट्रेड को इफ़ेक्ट डालती हैं। आप 10 पॉइंट एक और बना सकते हैं कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का जो पॉलिसी रहेगी, जो नीतियाँ रहेगी, वो भी क्या करती हैं, व्यापार की शर्त को प्रभावित करती हैं। या हम कह सकते हैं कि एक पॉइंट और बना सकते हैं कि डेवलप कंट्री का यानी विकसित देश का और विकासशील देश में क्या संबंध है, उन पे भी डिपेंड करेगा। यानी ठीक है, अगर आपका जो डेवलप कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को सपोर्ट कर रहा है तो फेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड। अगर आपकी कोई डेवलप कंट्री विकसित देश है वो विकासशील देश का शोषण कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, वो अनफेवरेबल करेगा टर्म्स ऑफ ट्रेड को। तो ये हमारे पॉइंट थे टर्म्स ऑफ ट्रेड के फैक्टर थे इफेक्टिंग वाले। आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना।